दोस्तों कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। ये जब पड़ती है तो इंसान को हिला कर रख देती है और ऊपर वाले का फैसला दुनिया की फैसलों से अलग हटकर होता है। आज की एक ऐसी ही सच्ची घटना हम आपको सुनाने वाले हैं जो बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही दिल दुखा देने वाली है। ये सच्ची घटना घटी है गोरखपुर में। कहते हैं कि करप्शन और भ्रष्टाचार ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है और आज हालात ये हैं कि हम करप्शन को एक अपना हिस्सा ही मानकर चलते हैं और ऐसा मानते हैं कि करप्शन करना और करप्शन का हिस्सा होना हमारा हक है। तो आज एक ऐसी ही सच्ची घटना जो आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी और कहीं ना कहीं आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि वाकई दुनिया में इस तरीके की चीजें भी हो रही हैं जो कि एक सभ्य समाज के लिए कहीं से भी सही नहीं है। तो इस पूरी सच्ची घटना को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपकी अपनी इस YouTube चैनल सच्ची घटना पर। मेरी आशा है कि मेरे सभी दर्शक अच्छे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, ये सच्ची घटना जो घटी है ये घटी है गोरखपुर के भटहट में। भटहट गोरखपुर से सटा हुआ एक गांव है, एक कस्बा है, जहां पर ये सच्ची घटना साल 2018 में घटी थी। साल 2018 कहना कहीं मायने में गलत भी होगा क्योंकि इस कहानी की जो शुरुआत थी वो साल 2015 से ही शुरू हो गई थी, जब साल 2018 में एक लड़की जिसकी उम्र करीब 27-28 साल के आसपास थी वो शादी करके अपने गांव में आती है और वहीं पर जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार रही होती है। उसके परिवार में उसका पति और घर वाले थे। फिर जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है वैसे वैसे जिंदगी की ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं। अब पत्नी के खर्च और पति की ज़रूरतें बढ़ रही थीं, तो इसलिए पति ने गांव का घर छोड़कर मुंबई की तरफ रुख किया और मुंबई में एक जगह जिसे भिवंडी के नाम से जाना जाता है वो उसी जगह पर एक फैक्ट्री में काम करने लगता है और एक कारखाने में काम करते हुए वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था और अपने पैसे घर भेजा करता था। जब भी उसे वक्त मिलता था, जब भी उसे छुट्टी मिलती थी तो वो अपने फैक्ट्री से छुट्टी लेकर घर आता था और कुछ वक्त अपनी पत्नी के साथ भी गुजारता था। लेकिन जब कुछ साल बीतते हैं तो एक दिन अचानक मुंबई में उसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। जब ये समाचार घर पर आता है तो घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। एक 26-27 साल की एक जवान खूबसूरत बीवी जिसकी गृहस्थी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, उसे विधवापन का सामना करना पड़ा था। वो पत्नी कुछ जानती भी नहीं थी कि उसकी मौत कैसी हुई, किस हालात में हुई, क्या वजह थी। तो इसलिए उस शव का क्रियाकर्म वहीं मुंबई में ही कर दिया जाता है और अब उस नौजवान खूबसूरत विधवा के पास नई समस्या आती है रोजी रोटी की, अपने आगे की ज़िंदगी को संभालने की, जिसके लिए वो गांव में ही प्रयास करती है। और गांव में प्रयास करने के दौरान उसे ये पता चलता है कि अगर वो अपने पति के नाम से ये बता दे कि उसका पति की मृत्यु हो चुकी है और वो कहीं से विधवा पेंशन बनवा ले तो उसे विधवा पेंशन का लाभ मिल सकता है, जिसमें 500 या 1000 रुपये मिल जाया करते हैं। और गांव में ही मनरेगा की स्कीम चलती है। अगर वो मनरेगा की स्कीम में हाथ डाले तो मनरेगा के जरिए उसे 235 रुपये से 300-400 रुपये हर रोज़ की एक नियमित आमदनी हो सकती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए उसे सबसे पहले अपना एक राशन कार्ड बनवाना होगा और राशन कार्ड बनवाना एक टेढ़ी खीर होती है। वास्तव में जब किसी एमएलए, किसी एमपी के पास या किसी अधिकारी के पास राशन कार्ड के लिए फाइल अप्लाई की जाती है, सिफारिश की जाती है, तो वो हमें 10 बार दौड़ाते हैं और काम ठीक से नहीं करते हैं। कुछ ऐसा ही हाल उस भटहट गांव के प्रधान का भी था। जो प्रधान चुनकर आते हैं वो भी उस महिला की मदद करने के बजाय उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की कोशिश करने लगते हैं। वो ऐसा चाहते थे कि वो महिला राशन कार्ड बनवाने के एवज में जब पैसे नहीं दे सकती है, रिश्वत नहीं दे सकती है, तो वो अपने जिस्म का सौदा उसके साथ कर ले। दोस्तों, दरअसल वो विधवा बहुत ही अभागी और बहुत ही गरीब थी कि वो पैसे की रिश्वत नहीं दे सकती थी और उसका कोई सोर्स, कोई सिफारिश नहीं था। इसलिए मजबूरी में उस विधवा को उस ग्राम प्रधान के साथ रात गुजारनी पड़ती है और उसके साथ अवैध संबंध बनाने पड़ते हैं। तो जब उस ग्राम प्रधान का उसके साथ अवैध संबंध बन जाता है तो वो ग्राम प्रधान उस महिला के कागज को आगे भिजवाता है। जब राशन ऑफिस में वो पेपर्स जाते हैं तो राशन ऑफिस का जो क्लर्क होता है, जो बाबू होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस महिला की खूबसूरती को देखकर फिसल जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि अगर ये महिला इन्हें रिश्वत नहीं दे सकती है तो इनके साथ रात गुजारे।
इस प्रकार से उस महिला के साथ उस राशन विभाग के क्लर्क और बाबू ने भी अपनी रातें रंगीन की और उसके साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाए। फिर इसके बाद किसी प्रकार से 3 महीने के बाद उस महिला का राशन कार्ड तो बन जाता है, लेकिन अब बात आती है मनरेगा की स्कीम की और अब बात आती है उस महिला की विधवा पेंशन की, जिसके लिए समाज कल्याण विभाग विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए वो महिला बार बार जाती है। और इस प्रकार से उस महिला के साथ बारी बारी करके एक एक करके लोग अवैध संबंध बनाते जाते हैं और उस महिला की मजबूरी का, उस महिला की बेबसी का जमकर फायदा उठाते हैं। जब वो ये जान जाते हैं कि ये महिला बेबस है, इसका कोई जोर नहीं है, इसके पास पैसे नहीं हैं, इसको कोई जानता नहीं है, तो जैसे मन चाहे वैसे उस महिला के साथ सभी ने मिलकर बारी बारी से अवैध संबंध बनाए, या यूं कहें कि उसकी बेबसी का जमकर फायदा उठाया। और इस प्रकार से उस महिला के सारे पेपर्स तो बन जाते हैं, लेकिन जब उस महिला के पेपर्स बनने के बाद उसे लाभ मिलने का समय आता है, वो 5 किलो राशन मिलने का वक्त आता है, वो 235 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी और 500,000 रुपए का वो पेंशन मिलने का वक्त आता है, तो जब 3 महीने बीत रहे होते हैं तो ऐसा पता चलता है कि वो महिला की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। वो महिला भागी भागी अपने उसी ग्राम प्रधान के पास आती है और पूछती है कि क्या आपके पास कोई अच्छे डॉक्टर हैं, मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, क्या आप मेरा इलाज करा देंगे। तो उस ग्राम प्रधान ने एक बार फिर से उसके साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाए, उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और उसे एक झोला छाप डॉक्टर के पास भेज दिया। आमतौर पर गांव शहर में, छोटे छोटे कस्बों में कुछ जगहों पर छोटे मोटे क्लिनिक बने होते हैं, कुछ आशा कार्यकर्ती होती हैं, तो कुछ झोला छाप डॉक्टर होते हैं जो अपने अनुभव के आधार पर, कुछ मेडिकल प्रैक्टिस के आधार पर दवाएं दे दिया करते हैं, जिससे मरीजों को लाभ हो जाता है। और जब बात बिगड़ती है तो वो झोला छाप डॉक्टर फरार हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही होता है इस महिला के साथ भी। जब वो महिला उस डॉक्टर के पास जाती है तो वो डॉक्टर उसे दवाएं देता है, लेकिन इस महिला को कोई आराम नहीं होता। एक बार फिर से वो महिला परेशान और अपने दुखों के पिटारे को लिए हुए उस ग्राम प्रधान के पास आती है। तो एक बार फिर से वो ग्राम प्रधान उस महिला को एक दूसरे डॉक्टर के पास भेजता है, लेकिन वहां पर भी उस महिला को कोई आराम नहीं मिलता। अंत में ये महिला अपने स्तर से प्रयास करते हुए गोरखपुर के एक नामी चिकित्सालय, जिसे बीआईडी चिकित्सालय, जिसे बीआईडी हॉस्पिटल कहा जाता है, वहां जाती है और उस सरकारी हॉस्पिटल में जाकर वहां पर अपना खून की टेस्ट कराती है, अपना जांच कराती है। तो उस जांच में जो रिपोर्ट निकल कर आती है, उसे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। उन्हीं डॉक्टरों ने ये बताया कि तुम HIV पॉजिटिव हो और अब तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। तुम्हें ये रोग कैसे हुआ? तो उस महिला को इस बात की जानकारी ही नहीं थी। इसके बाद वो बात निकलते निकलते उस ग्राम प्रधान के पास आती है। वो महिला जब उस ग्राम प्रधान से इस बात को बताती है कि डॉक्टरों ने उसे ऐसा ऐसा कहा है और ये HIV पॉजिटिव क्या होता है, ये रिपोर्ट क्या है, तो उस ग्राम प्रधान के होश उड़ जाते हैं। वो डर जाता है और वो ये कहता है कि तुम्हें उस डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट दी है, एक बार फिर से जाकर तुम अपनी फिर से जांच कराओ। लेकिन जब वो महिला फिर से उसी बीआईडी हॉस्पिटल में जाती है और अपनी जांच करवाती है, तो एक बार फिर से वही रिपोर्ट निकलकर सामने आती है कि ये मेडिकल की रिपोर्ट ये कह रही है कि ये महिला HIV पॉजिटिव है। और दोबारा की जब रिपोर्ट आती है तो ग्राम प्रधान बहुत डर जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा उस महिला का उस ग्राम प्रधान ने ही उठाया था। और जब वो उस महिला के साथ अवैध शारीरिक संबंध बना रहा था, उसकी मजबूरी का, उसकी बेबसी का जमकर फायदा उठा रहा था, तब तो उसे बहुत मज़े आ रहे थे। लेकिन अब जब उस महिला को HIV पॉजिटिव की रिपोर्ट निकल करके सामने आती है तो ग्राम प्रधान सबसे ज़्यादा डर जाता है। धीरे धीरे करके वो बात निकलकर राशन कार्ड के ऑफिस में और इसके बाद समाज कल्याण विभाग में जिन जिन बाबुओं ने, जिन जिन अफसरों और जिन जिन क्लर्कों ने मिलकर उस महिला की अस्मत लूटी थी, उसके साथ बेबसी का फायदा उठाया था, उन सभी के पास ये रिपोर्ट जाती है। और वो सभी क्लर्क, अफसर, बाबू, राशन कार्ड के अधिकारी और वो ग्राम प्रधान, ये सब इधर उधर चोरी छुपे भागना फिरना शुरू कर देते हैं और अपने अपने स्तर से चोरी छुपे अपनी अपनी जांच कराना शुरू कर देते हैं। जब वो अपनी अपनी जांच कराते हैं तो उन्हें भी ये पता चलता है कि वो सारे के सारे 13 आरोपी, 13 अधिकारी और 13 क्लर्क, अफसर, बाबू, जिसमें वो ग्राम प्रधान भी शामिल था, वो सारे के सारे HIV पॉजिटिव निकलते हैं। इसके बाद हड़कंप मच जाता है और इस घटना का खुलासा निकलकर सामने आता है। दोस्तों, ये जो महिला थी, ये महिला अनजान थी, इसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि वो महिला अपने पति के साथ जब सोया करती थी, अपने पति के साथ अपनी रात गुजारती थी, तो वो महिला का पति ही HIV पॉजिटिव था और वो पति ही उसके साथ जब संबंध बनाया करता था, तो कहीं ना कहीं उस महिला के साथ पति के संबंध बनाते समय उस पति के जरिए उस महिला के अंदर HIV पॉजिटिव के सारे लक्षण आ जाते हैं। और कहीं ना कहीं उस पति का अपनी पत्नी से इतर मुंबई में ही कहीं ना कहीं अवैध संबंध जरूर रहा होगा, जिसके कारण उस महिला के अंदर भी अपने पति के कारण HIV पॉजिटिव के सारे लक्षण आ जाते हैं। और धीरे धीरे करके उस महिला के साथ उन 13 सभी आरोपियों के अंदर HIV पॉजिटिव के लक्षण आ जाते हैं, जिसमें से कुछ अधिकारी, कुछ क्लर्क और कुछ अफसर बाबू तो जवान थे, जिनकी कुछ की गृहस्थियां भी थीं, और कई लोग अपनी पत्नी से छुपकर, अपने परिवार से छुपकर इस तरीके से किसी महिला की बेबसी का फायदा उठा रहे थे। और अब जब हड़कंप मचता है और जब इस मामले का खुलासा होता है तो सभी डर जाते हैं और एक बार फिर से ये खबर निकलकर सामने आती है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, और जब वो पड़ती है तो किसी को कानो कान खबर नहीं लगने देती। ये घटना कहीं ना कहीं हमें झंझोड़ कर रख देती है, हमें एक सिस्टम का गंदा चेहरा दिखाती है जब किसी महिला की बेबसी का फायदा उठाया जाता है, किसी की बेबसी की मजबूरी को अपने स्तर से फायदा ली जाने की कोशिश की जाती है। और हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां रिश्वत, बेबसी, मजबूरी और इन सारी चीज़ों का एक अंग हमारे अंदर घर कर चुका है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल हम आपको इस सच्ची घटना को सुनाकर आपको अवगत करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी अधिकारी या अफसर बाबू को रिश्वत ना दें। और अगर आपके सामने इस प्रकार से कोई भी रिश्वत मांगता है, कोई भी आपसे घूस मांगता है, तो आप उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करिए, एंटी करप्शन ब्यूरो, भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम से करिए। और किसी भी प्रकार से ये रिश्वत लेना या रिश्वत देना कानूनन सही नहीं माना जाता है। अंत में आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए। और अगर आप सच्ची घटना चैनल पर नए हैं तो बाय रिक्वेस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद।